जय दोस्तों, भारत टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप फेस मास्क लगाए रखें, क्योंकि कोरोना का खतरा अब बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ रूम में कोई और नहीं है, इसलिए मैं फेस मास्क उतार देता हूँ। तो ये जो कार्यक्रम है भारत की बात संदीप भारती के साथ, इसमें हम देश की चर्चा करेंगे, भारत की चर्चा करेंगे और जो मुख्य खबरें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या आप अपने सुझाव रख सकते हैं। जो भी देश के हित में हो आप वो बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। और मायानगरी मुंबई में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो एक ये चिंता का विषय है। तो दिल्ली और मुंबई, यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस फैल रहे हैं। और इस खबर पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो मायानगरी मुंबई में कोरोना वायरस ने डराया। बीते 24 घंटों में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश की वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। और जहां लोग अति उत्साह के साथ टीकाकरण करवा रहे हैं, वहीं कोविड संक्रमण तेजी से लोगों को एक बार फिर अपने जाल में फंसा रहा है। देश के कई राज्यों में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। हम बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी आई है। और ऐसे ही देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविवार को कोरोना वायरस केसों में की लंबी छलांग देखने को मिली है। शहर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,036 नए केस मिले हैं। 8,036। इसी के साथ शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। यानी कि मुंबई में जो संख्या है कोरोना से पीड़ित मरीजों की, वो 30,000 के पास पहुंच गई है। और महामारी से नहीं गई किसी मरीज की जान। तो एक दिन पहले शनिवार को शहर में कोरोना वायरस के 6,347 केस सामने आए थे। तो कल की तुलना में, कल यानी शनिवार और आज रविवार, कल की तुलना में आज करीब 1,700 नए केस सामने आए हैं। राहत की बात यह रही है कि महामारी से किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं है। तो हालांकि डराने वाला है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये राहत की बात है कि इसमें मौत की खबरें नहीं आ रही हैं। ये बहुत ही सुखद खबर है इस बात करें तो। और बिना लक्षण वाले मरीज सामने आ रहे हैं। आज यानी रविवार को सामने आए 8,036 केस में 7,176 केस ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं हैं। मतलब वो सिम्टोमेटिक है। करीब 8 नए मामलों में से मात्र 503 मरीजों की अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। तो यानी कि लक्षण पता नहीं चल रहे हैं। और जो स्थिति इस हिसाब से कंट्रोल में है कि मौत नहीं हो रही है किसी की। तो चलो, ये तो राहत की बात है, पर फिर भी अपना ख्याल रखिए आप। तो ये थी मुंबई की बात। अब हम दिल्ली की बात करेंगे। तो दिल्ली में भी बेकाबू हो गया है कोरोना। 24 घंटे में 3,200 नए केस और एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,194 नए मामले सामने आए, जो पिछले साल 20 मई के बाद से एक दिन की सबसे ज़्यादा संख्या है। यानी कि 20 मई को 3,000 से ज़्यादा केसेस आए थे पिछले साल, और उसके बाद यानी कि 7-8 महीने बाद अब उतने केसेस आए हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। 20 मई को दिल्ली में 3,000 से ज़्यादा केसेस आए थे। आज फिर से 3,194 केस आए हैं। और महामारी से एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 4.59% हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDAMA की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तहत यदि संक्रमण दर लगातार 2 दिन 5% से अधिक रहता है तो रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है, जिसके चलते पूर्ण कर्फ्यू लगाया जा सकता है और ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियां थम सकती हैं। तो यानी कि अगर 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट
रहेगा कोरोना का दिल्ली में तो पूर्ण कर्फ्यू लग जाएगा। तो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लगा हुआ है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा रहता है, अगर ये रहेगा 2 दिन लगातार, तब रेड अलर्ट जारी हो जाएगा और जैसे जो कंप्लीट लॉकडाउन वो दिल्ली में लग जाएगा। तो इसलिए आपसे भी निवेदन है कि अपने ध्यान रखें और मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए, 2 गज की दूरी बना के रखें, जितनी गाइडलाइन है कोरोना की आप वो फॉलो कीजिए। और रविवार को कोविड-19 के मामले एक दिन पहले के 2716, तो यानी कि शनिवार को 2716 मामले आए थे और उससे 17% अधिक हैं जो आज आए हैं। तो दिल्ली में पिछले साल 20 मई को 5.50 संक्रमण दर के साथ 3231 मामले सामने आए थे। यानी कि 20 मई 2021 में, पिछले साल की बात है, तब इतने मामले सामने आए थे। उस दिन 233 संक्रमितों की मौत हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को जो मामले आए थे वो 1313 थे दिल्ली में, और शुक्रवार को 1796 थे, और ये बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, तो बृहस्पतिवार को 1313 थे, शुक्रवार को 1796, और जो कल मामले थे 2716, और आज 3000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। और जबकि संक्रमण दर क्रमश 1.73 और 2. तो ये यानी कि ये हर रोज जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और शहर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों में वृद्धि होने के बीच नए मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। शहर में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 25,109 हो गई है। तो ये जो संख्या बता रहे हैं ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव को मिला के 25,000 बताया जा रहा है। तो अब जो मामले हैं, करंट मामले 3,194 आए हैं आज सामने। तो बहुत ही हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई और दिल्ली, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो कोरोना की गाइडलाइंस आप जरूर फॉलो करें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ये पर एक जो अच्छी बात है उसमें ये है कि मौतें नहीं हो रही हैं, ये बहुत ही सुखद है। नहीं तो पिछली वे हमने जो दूसरी लहर में देखा था काफ़ी मौतें हुई थी, तो वो अब नहीं हो रही है, ये बहुत सुखद है। और एक जो खबर है कोरोना से मैं आपको बता दूं, तो सरकार ने यह कहा कि देश में 90% नागरिकों को लगा कोरोना का पहला टीका। जो पहला टीका होता है 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, ऐसा सरकार ने कहा है। और मीडिया में आई खबरें कर रही है गुमराह, ऐसा सरकार कह रही है। तो सरकार कह रही है कि भाई 90% लोगों को भारत में अब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो, और मीडिया वो गलत दिखा रहा है कि अगर कुछ अलग कुछ गलत खबर है, इसके अलग कुछ दिखा रहा था। तो इसका थोड़ा खबर पे हम रोशनी डालना चाहेंगे। इसमें यह कि देश के बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने कहा है कि भारत के कोविड टीकाकरण के अभियान के लक्ष्य प्राप्त नहीं होने से संबंधित मीडिया में आई खबरें गुमराह करने वाली हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान कई विकसित पश्चिम देशों की तुलना में सबसे सफल और सबसे बड़ा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में आई इस तरह की खबरें गुमराह करने वाली हैं और पूरी स्थिति नहीं दर्शाती हैं। वो कह रहे हैं, कुछ मीडिया के चैनल दिखा रहे हैं कि भाई हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, जो गलत है, ऐसा सरकार ने बोला है। और सरकार ने बोला है कि मंत्रालय के अनुसार देश में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में अभी तक नागरिकों को 90% पहला टीका और 65% दूसरा टीका लगाया जा चुका है। तो 90% जो फर्स्ट डोज है वो दी जा चुकी है, 65% सेकेंड डोज दी जा चुकी है भारत के नागरिकों को, ऐसा सरकार का दावा है। और भारत में 9 महीने से भी कम समय में 100 करोड़ कोविड टीके लगाए हैं और एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख कोविड टीके दिए गए हैं। तो ये भारत सरकार का कहना है कि भाई 90% फर्स्ट वैक्सीन हम लगा चुके हैं, जो 90% लोग पहली जो वैक्सीन उनको लग चुकी है, और 65% दूसरी वैक्सीन लग चुकी है। तो एक ये खबर थी। अब भी अपने सुझाव रख सकते हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, या कुछ किसी मुद्दे पे आपको अपनी बात रखनी है तो आप बेझिझक होकर अपनी बात रख सकते हैं।
अगली खबर है राहुल गांधी ने क्या कहा है सरकार के बारे में, वो आपको बताते हैं। तो मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, साल बदलने से कुछ नहीं होता, हालात बदलने की जरूरत है। तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने वो कहा है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में महिलाओं का अपमान हो रहा है और सामाजिक कल्याण की बुनियाद कमजोर पड़ रही है, इसलिए सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राहुल ने कहा है कि साल बदलने से कुछ नहीं होता, बदलाव के लिए हालात बदलने जरूरी हैं। उनका कहना है कि बदलाव तभी आएगा जब सरकार अपनी नीतियों और अपनी सोच में बदलाव लाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे। साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बोलना होगा, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और एक खबर, अब यूपी चुनाव की बात करते हैं। यूपी में चुनाव हैं, आपको पता है इस साल, और प्रधानमंत्री मोदी भी दौरा कर रहे हैं यूपी का, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं, और जेपी नड्डा वो भी काफ़ी रैलियां कर रहे हैं। तो अब यूपी इलेक्शन से एक जो खबर है वो देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है भारत सरकार में, का कहना है कि अखिलेश यादव पे बड़ा हमला ही उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि गुंडाराज फ्री देने वाले अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो ये उस पर कहीं ना कहीं तंज है कि अखिलेश यादव ने बोला था कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो फ्री की, आजकल तो ये फ्री का भी राजनीति हर जगह चल रही है कि फ्री हम दे देंगे फ्री। पर ये एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ये फ्री कुछ नहीं होता है। ये आम जनता का जो टैक्स का जो पैसा होता है वही इसी पैसे को से ही फ्री दिया जाता है। जो ऐसा तथाकथित जो कहते हैं कि फ्री हमने दे दिया, फ्री कुछ नहीं है, ये हमारा और आपका जो टैक्स का पैसा ही होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भाई जो गुंडाराज फ्री देते थे अब वो बिजली फ्री दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ने लगा है, साथ ही एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुंडाराज फ्री देने वाले अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, तो ये उन्होंने बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा कि 40 साल कांग्रेस सत्ता में रही, बसपा रही, 3 बार सपा ने शासन किया, अखिलेश जी खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बिजली फ्री कर दी? तो कह रहे कि आज तक क्यों नहीं करी? धर्मेंद्र प्रधान ही पूछ रहे हैं, ट्वीट किया उन्होंने। जब सत्ता में रहे तो आजम खान के रामपुर और खुद के गांव सफई के अलावा पूरे प्रदेश में बिजली की हालत आई नहीं की गई वाली थी। साथ में उन्होंने कहा कि गुंडाराज फ्री देने वाले अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अब तो अखिलेश जी राम मंदिर बनाने के भी दावे कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि राम भक्तों पर गोली सपा ने ही चलवाई थी, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। झूठ का ढोल पीटने वालों की विश्वसनीयता शून्य है, लाल टोपी वालों को इस बार भी जोर का झटका लगने वाला है, ऐसा कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये बता दें आपको कि नए साल के दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने का वादा भी सपा ने किया था। तो अब वादों की झड़ी लग रही है। सभी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी फ्री देने की बात कर रहे हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। लेकिन जनता को अपना मन बनाना है, जनता को देखना है कि आपके हित में कौन काम कर रहा है और देश के हित में कौन काम कर रहा है, उसी को आप अपना कीमती वोट दीजिए। तो ये यूपी चुनाव की एक खबर थी। और अब अखिलेश का क्या कहना है यूपी में, वो भी आपको बता देते हैं। तो लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आयोजन किया गया। HCL लखनऊ से गोसाईगंज तक निकाली जा रही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की इस जन यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान बताया गया था। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए मंच से कहा है कि योगी सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य बंद हो चुके हैं, ऐसे में किसान, नौजवान और व्यापारी सब बदलाव चाहते हैं, यानी कि सब समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में एक समय में विकास कार्य बहुत जोरों से चलाया जा रहा था, मगर आज यूपी विकास के हर आंकड़े में
पिछड़ा साबित हो रहा है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। आगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में युवा बेरोजगार हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर आयकर विभाग के अधिकारियों से छापे डलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयकर जो रेड डल रही है यूपी में, तो जानबूझ के बीजेपी द्वारा वो कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों की आय आधी रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के विधानसभा में एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसे भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो पलटवार का सिलसिला जारी है यूपी में। यूपी की सीटों पे सभी की नजर है। 403 जो विधानसभा की सीटें हैं, तो सब पार्टी चाहते हैं यूपी उनके कब्जे में आए या यूपी में उनकी सरकार बने, क्योंकि यूपी ही डिसाइड करता है कि देश का जो आगे जो चुनाव होंगे उसमें किसकी सरकार आएगी। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी को, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे तो वो चाहते हैं कि यूपी की सीट यूपी उनके पास रहे, और फिर जो 80 सीट लोकसभा की होंगी उसमें फिर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो यूपी बहुत ही जो चुनाव होगा बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है यूपी का। और अखिलेश यादव ने मंच से सभी लोगों को कहा कि हमारी सरकार में बनवाई गई जगह पर ही बाबा की सरकार कार्यक्रम करवा रही है, और कैंसर अस्पताल का निर्माण अधर में ही रोक दिया गया है। अगर इसे बनवा दिया गया होता तो कोरोना काल के बहुत से लोगों को इससे मदद मिलती। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में अंत में कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए या नहीं। पूछ रहे हैं चाहिए 300 यूनिट बिजली या नहीं चाहिए। रविवार को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने भगवान परशुराम का ये मंदिर लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनवाया है। तो ये जो वादों का पिटारा अखिलेश यादव ने खोला है, और सभी पार्टी अपने अपने वादे कर रही है, और उसमें फिर हमारे आम आदमी पार्टी भी कहाँ पीछे रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी भी लखनऊ में उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और केजरीवाल जी ने कहा कि भाई अब सभी पार्टियां बिजली फ्री देने की बात कर रही हैं, और जो सपा की सरकार थी उन्होंने कब्रिस्तान बनाए, अब जो सरकार है उन्होंने शमशान बनाए, तो ये और पर हमारी सरकार हॉस्पिटल बनाएगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है। साथ में वो कहते हैं कि भाई जो 300 यूनिट फ्री बिजली तो सब बोल तो देते हैं लेकिन कोई दे नहीं सकता, हमारे पास इसका फॉर्मूला है कि कैसे बिजली फ्री दी जाएगी। तो एक ये खबर थी। और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का प्रतिबंध लगा दिया गया है, और हरियाणा के एक गांव में सेना का एक हेलीकॉप्टर उतारा गया, और आपात स्थिति में ये हेलीकॉप्टर उतारा गया था, और लेकिन उसमें सभी सुरक्षित हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है। उसका थोड़ा सा मैं खबर पे आपको बता दूं कि चंडीगढ़ जींद में सेना का एक हेलीकॉप्टर रविवार को आपात स्थिति में हरियाणा के जींद जिले में एक खेत में सुरक्षित उतार लिया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार सेना के 4 जवान सुरक्षित हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि चारों जवान सुरक्षित हैं। इमरजेंसी में उसको उतारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि मौके पर पुलिस पहुंच गई है और सेना के तकनीकी यूनिट के मौके पर बुलाया गया है। हालांकि सेना की ओर से इस संबंध में अभी कोई बयान नहीं आया है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि सेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग खेतों में हुई है और उसमें सवार जवान तथा हेलीकॉप्टर सुरक्षित है। किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। ये जींद में हेलीकॉप्टर उतारा गया और सभी सुरक्षित है। ये बहुत अच्छी खबर है। और नवाब मलिक महाराष्ट्र में इन्होंने कहा है कि इन्होंने दावा किया कि एनसीबी अधिकारी ने पूर्व तारीख के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए पंच को बुलाया था। तो ये इन्होंने जो समीर वानखेड़े उनके खिलाफ काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पहले। ये मंत्री हैं अभी महाराष्ट्र में नवाब मलिक। तो इन्होंने बताया था कि वो ड्रग्स के खेल में वो लिप्त हैं और वो पैसे खा रहे हैं। फिर समीर वानखेड़े ने भी अपने सबूत दिए थे और फिर इन्होंने
जो बीजेपी के जो पहले के मुख्यमंत्री थे उनको भी देवेंद्र फडणवीस के बारे में जिक्र करा कि ये असली रैकेट चलाते हैं, उन्होंने फिर इसके खिलाफ करा। तो उसका सलूशन पर अभी कुछ नहीं निकल पाया, एक दूसरे पे वार पलटवार चलते रहे और समाधान कभी कोई नहीं निकल पाया या कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि इसने क्या किया। तो अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं नेता लोग, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन प्रूव भी तो कीजिए उसको, तभी तो बात पता चलेगी। समीर वानखेड़े के खिलाफ अब नवाब मलिक ने बोला था कि भाई इसको जेल पहुंचा के रहूंगा, तो अभी तक तो जेल नहीं गए ये समीर वानखेड़े। फिर आपने आरोप तो इतने सारे लगा दिए थे, अब तो काफ़ी समय हो गया उसको, मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने हो चुके हैं उस बात को। वो कह रहे थे मैं इनको जेल में डाल के रहूँगा, लेकिन अभी तक जेल नहीं गए। तो आरोप प्रति आरोप तो लगते रहते हैं चुनावों में, या कोई पार्टी के जो मैं कहूँ कि नेता जो लगाते रहते हैं। और खैर वहाँ तो भी महाराष्ट्र में चुनाव तो नहीं है, लेकिन सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जारी रहता है। और कुछ और खबरें हम आपको बताएंगे अभी। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या आपके कुछ सुझाव हैं किसी मुद्दे पे, वो आप दे सकते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें कुछ बताऊं आपको। ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच इंग्लैंड के स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड में भी ओमिक्रॉन का खतरा फैल रहा है या जो वायरस फैल रहा है, तो वहाँ पे जो मास्क था स्कूलों में वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस पे मैं इस खबर पर रोशनी डालना चाहूँगा कि लंदन में ब्रिटेन की सरकार ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। उन्होंने कह दिया स्कूलों में मास्क पहनना होगा। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अब अगले सप्ताह से छात्रों के वापस स्कूलों में लौटने को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से कुछ नियम लागू किए गए हैं। तो ये इंग्लैंड की खबर थी। और दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में भीषण आग लगी है और नेशनल असेंबली चैम्बर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की खबर है, वहाँ का जो संसद भवन है यानी कि पार्लियामेंट है उसमें आग लग गई। तो छुट्टियों के कारण संसद का सत्र फिलहाल नहीं चल रहा था, ये अच्छी बात है। इमारत में कालीन और लकड़ी के फर्श की वजह से आग बुझाने में दिक्कत, और केप टाउन स्थित पूरा संसदीय परिसर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी की मरने की कोई खबर नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि छुट्टी पे थे लोग। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में भीषण आग लगने की खबर है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में स्थित संसद के सदनों में भीषण आग लगने से आसमान में काले धुएं का गुबार बढ़ते हुए दिखाया गया है, और जिसमें इमारत की छत से बड़ी आग की लपटें निकल रही हैं। तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है, और घटनास्थल पर दर्जनों दमकल कर्मी आग से जूझ रहे थे। एक अधिकारी ने साइट पर व्यापक स्थिति की बात भी कही। ये बात हमने आपको साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की कही। और बाकी आप अपने और सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच की कल से शुरुआत होगी, और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी जो वनडे की सीरीज़ है भारत के साथ, उसके लिए भी अपने खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 19 जनवरी को शुरू हो रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान किया है। टीम में पहली बार हरफनमौला खिलाड़ी मार्को जेनसन को जगह दी गई है, और जेनसन ने हाल ही में सुपर स्पोर्ट पार्क में पहले टेस्ट में भारत के खिलाफ डेब्यू किया था, और दूसरी पारी में 55 रन देकर 4 विकेट लिए थे। वहीं उन्होंने पहली पारी में बल्ले से योगदान भी दिया था। ऑलराउंडर है जेनसन। तो 17 मेंबर्स की अपनी टीम का ऐलान कर दिया है साउथ अफ्रीका ने भारत के साथ जो खेलेंगे। तो उसमें टेम्बा बावूमा कप्तान है, केशव महाराज उप कप्तान, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर जिन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है, तो टेस्ट वनडे में खेलेंगे। जुबेर हमजा, मार्को जेनसन, जेनमिन मलान, सिसांडा मंगला, एडन माकरम, डेविड मिलर
लुंगी एनगिडी, वेन पार्नेल, एंडिले फेल्क्यूबो, ड्वेन पीट्रियस, कगीसो रबाडा, ये खिलाड़ी का नाम है। तबरेज शमशी, राशि वैन डेर डुजन और काइल वेरेन, ये 17 जो खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है वनडे के लिए भारत के साथ। और सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी सहित 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं फुटबॉल के मेसी, नंबर 1 खिलाड़ी हैं आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड में, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस खबर पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फुटबॉल जगत के स्टार अर्जेंटीना से फुटबॉलर लियोनेल मेसी के लिए और उनके फैंस के लिए साल के पहले ही सप्ताह में दुखद खबर सामने आई है और वह महामारी कोविड-19 के चपेट में आ गए हैं। इनके अलावा पेरिस सेंट जर्मन के पीसीजी जो उनकी जो टीम है के 3 अन्य खिलाड़ी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। फुटबॉल क्लब ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। इस खबर में आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोगों ने अपने हीरो की सलामती की दुआ करनी शुरू हो गई है। तो मेसी के अलावा इन खिलाड़ियों के जो अन्य जो खिलाड़ी 3 खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं, अन्य 3 खिलाड़ी हैं योआन बोर्नाट, सर्जियो रिको और नाथन बिटूजाला, ये 3 और खिलाड़ी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो क्लब ने अपने बयान में कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद और प्रशिक्षण शुरू होने से पहले किए गए प्रशिक्षणों में 4 खिलाड़ी और एक स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें लियोनेल मेसी के अलावा ये जो 3 खिलाड़ी मैंने आपको बताए, ये 3 खिलाड़ी शामिल हैं और सभी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो एक ये खबर थी। और नेथन लियोन जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, तो उन्होंने कहा कि एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की क्लीन स्वीप करना चाहिए। क्रिकेट की ये बात चल रही है। तो नेथन लियोन कह रहे हैं कि भाई एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करना चाहिए। तो आपको बता दें कि 3-0 से पहले ही ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच सीरीज़ है। अब 2 मैच बाकी हैं, तो ये कह रहे हैं 5-0 से वाइट वॉश कर देगी इस बार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को एशेज में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डिकॉक ने संन्यास ले लिया था क्रिकेट से, टेस्ट मैचेस से। 29 साल की उम्र है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं। तो टेस्ट वो कह रहे हैं मुझे अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया है टेस्ट मैचेस से। तो एल्गर जो कप्तान है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा कि मैं डिकॉक के संन्यास पर बोले अलगर, उन्होंने कहा कि मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है अपनी फैमिली के लिए वो सही डिसीजन है, तो उसका सम्मान करते हैं। एल्गर जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है। एक ये खबर थी। और कुछ ये बॉलीवुड की मैं आपको खबर बता दूं कि फिल्म पुष्पा के हिंदी वर्जन ने भी दिखाया कमाल। पूरी दुनिया में फिल्म को करार दिया बेमिसाल। मतलब जो पुष्पा फिल्म है वो हिंदी में भी उसका जब रीमेक हुआ तो उसमें भी उसने कमाल कर दिया है। तो साउथ के, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इस खबर के ऊपर। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा लगातार खबरों में बनी हुई है। फिल्म आने के पहले से तो खबरों में थी, लेकिन रिलीज के बाद जो उसने पर्दे पर कमाल दिखाया है वो सभी के सामने है और पूरी दुनिया में फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है और फिल्म में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक्टिंग की भी फैंस खूब सराहना कर रहे हैं। और फिल्म को तेलुगु के साथ साथ हिंदी, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज़ किया गया था। वहीं एक और खबर ने सभी को चौंका दिया कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी खूब तहलका मचा दिया है। हिंदी वर्जन में पुष्पा 75 करोड़ तक का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है। तो जो पुष्पा जो मूवी थी साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, उसने हिंदी में भी तहलका मचा दिया है और 75 करोड़ का आंकड़ा उसने पार कर दिया है कमाई के मामले में अगर हम बात करें तो। और फिल्म के जानकार तरन आदर्श ने ट्वीट करते हुए आंकड़ा साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म हिंदी स्क्रीन पर 56 करोड़ तक जमा कर चुकी है। ट्वीट करते हुए तरन ने लिखा है कि पुष्पा सनसनीखेज है,
इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी पुष्पा हिंदी में 16 दिनों में 75 करोड़ की कमाई कर ली है और तेजी से आगे बढ़ रही है। ये मूवी का नाम है पुष्पा और इसमें एक्टर है साउथ के सुपरस्टार जो अल्लू अर्जुन की हम बात कर रहे हैं, तो वो उनकी पिक्चर है। ये हिंदी में भी कमाल कर रही है, तो हिंदी भाषा में भी 75 करोड़ की कमाई ये कर चुकी है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और शुक्रवार को फिल्म ने 3.5 करोड़ कमाई की, शनिवार को 6.10 करोड़, तो कुल 56.69 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो केस स्टडी के मुताबिक फिल्म जल्द ही 75 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। पुष्पा फिल्म की हम बात कर रहे हैं। और ये इसके साथ ही ये फिल्म दुनिया भर में फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई कर चुकी है, पुष्पा मूवी अल्लू अर्जुन की। तो ये एक खबर थी। और जो मूवी 83 आई थी रणबीर सिंह की, उसमें कबीर खान ने कहा है कि भाई खुशी है कि 83 की कहानी के लिए मुझे एक फिल्म निर्माता के रूप में चुना गया। और फिल्मकार कबीर खान खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि 83 जैसी कहानी को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बने। और तो एक ये खबर थी। बाकी आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या कोई और खबर हो तो आप वो हमें और कोई किसी चीज़ पे आपको राय देनी है तो आप दे सकते हैं। और एक और खबर है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई बेशक हमने अभी आंदोलन वैसे ख़त्म कर दिया हो, पर ऑफिशियली जैसे अब पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। भिवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पाल कर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 26 जनवरी को किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो हर वर्ष 26 जनवरी को निकाला जाएगा। और टिकैत ने चरखी दादरी में कहा कि खाप समाज का आईना है और इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया था। टिकैत निर्दलीय विधायक एवं फोगाट खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान द्वारा आयोजित सर्व खाप पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अभी पूरी तरह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। और उन्होंने आगे ये बोला है कि उन्होंने आरोप लगाकर कहा कि सरकार हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगारी की फौज खड़ी कर रही है, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई सरकार खापों की जो हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगार की फौज खड़ी कर रही है, ऐसा राकेश टिकैत ने भिवाड़ी में कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाला नहीं है। 100 से ज़्यादा खापों की पंचायत में सामाजिक बुराइयां कुरीतियां दूर करने पर जोर दिया गया है। और इससे संबंधित करने वाले अधिकतर वक्ताओं ने सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 की बजाय 21 साल करने के कदम का विरोध किया है। तो सरकार ने जो उम्र की थी 18 से 21 साल, तो राकेश टिकैत ने और अन्य जो लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, 18 से 19 ये 21 क्यों करी गई है। और वक्ताओं ने यह भी कहा है कि विवाह माता पिता की सहमति पर ही होना चाहिए। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आप हमारी हार न मानिए। वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को हम करेंगे मीटिंग और हर एक 26 जनवरी को हम एक ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसानों द्वारा। तो वो ये कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो अपनी बात रखी थी कि भाई हम मुकदमे वापस ले लेंगे, अभी तक वो पूरे मुकदमे वापस भी नहीं लिए गए हैं। तो ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। बाकी मैंने और खबरें आपको बताई दी।
और उसके अलावा मैं आपको फिर से अंत में फिर से अगर बताना चाहता हूँ कि मुंबई में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली में भी करीब 3200 केसेस सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है दिल्ली में। तो अपना ख्याल आप जरूर रखिए और आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगा के रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखें। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना जो महामारी है वो गई नहीं है, वो फिर से वापस आ रही है और महाराष्ट्र दिल्ली में सबसे ज़्यादा आ चुकी है। तो अपना मास्क जरूर रखें, ये आपका सुरक्षा कवच है। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ आप ना जाएं। तो ये सब खबरें थी और आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती भारत टीवी की टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आगे भी ये जो खबरों का जो चर्चा है वो भारत टीवी पे होती रहेगी और आप ऐसे ही अपने निष्पक्ष सवाल रखते रहिए, अपने महत्वपूर्ण आप सुझाव आप हमें देते रहिए। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।